जो पेपर लीक आज से घटना नहीं हो रही, ये घटनाएं बहुत पहले से चल रही हैं। बल्कि अगर मैं कहूं कि पिछले शासनों में ज़्यादा लीक हुए, हमारे यहाँ नगण्य हो गए वो बिल्कुल। लेकिन अंतर क्या है दोनों का? पहले पेपर लीक करने वाले जो संगठित लोग थे वो दंडित नहीं होते थे, संरक्षित होते थे। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं तब से दंडित होते हैं, और इसमें भी तुरंत दंडित भी हुए। इसके बाद उसका कैसे उसको क्योर किया जाए, एक बहुत सशक्त बिल मोदी जी के नेतृत्व में आया है, और वो बिल इतना वेल प्लान्ड बिल है कि उसमें फिर नकल कराने और करने वालों की संभावनाएं कम हो जाती हैं, क्योंकि सजाएं इतनी कड़ी हैं। आदमी उन सजाओं से बचेगा भी, और उसका जो लीक प्रूफ बनाया जा रहा है वह भी एक उसको रोकने में मदद करेगा। सर, जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया उसको लेकर राहुल गांधी बड़े ही आक्रामक हुए। उनका कहना है कि इसकी जो जिम्मेदारी वो तय करे और जिसकी जिम्मेदारी है उसका इस्तीफा दे। उनका टारगेट। देखिए, राहुल गांधी को ना तो ज़्यादा प्रशासन की जानकारी है, न राजनीति की जानकारी है। लाठीचार्ज जब भी होता है तो परिस्थितियों को देखकर, जब कभी आंदोलन उग्र होने लगता है और परिस्थितियां जब वहाँ पे जैसी पैदा होती हैं, वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो विंग का आदमी होता है वो पुलिस को अगर निर्देश करता है तब लाठीचार्ज होता है। तो वहाँ पर जब तक बताइए 35 दिन शांतिपूर्ण आंदोलन चला, वही पुलिस वाले उनको सुरक्षा दे रहे थे। लेकिन कौन से तत्व उसमें आए या उनमें से कौन से तत्व पैदा हुए जिन्होंने हिंसा की? जंतर मंतर एक स्थान है लोकतंत्र को अपनी आवाज़ बुलंद करने का, और लोकतंत्र में सबको अधिकार अपनी आवाज़ कहने का, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। जब हिंसात्मक हुआ, पुलिस वाले चुटैल कैसे हुए? ये भी तो एक सोचने का विषय है। जब पुलिस वाले चुटैल हुए उन आंदोलनकारियों से, और एक से एक अभद्र गालियाँ, देश को गाली दे रहे हैं, धर्म को गाली दे रहे हैं, संस्कृति को गाली दे रहे हैं, और देश के नेता सबसे बड़े नेता को गालियाँ दे रहे हैं, अश्लील मर्यादाहीन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, तब पुलिस वालों से जो उनका क्लैश हुआ वो परिस्थितिजन्य घटना कह सकते हैं उसको। जी, उनका आरोप ये भी है कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया, बिहार में भी AK-47 का इस्तेमाल किया, ऐसे उनका आरोप है। कैसे देखते हैं? अब आपके पास तो कैमरे हैं, कहीं AK-47 से गोली चलते आप लोगों ने देखा? राहुल गांधी को सपने में दिखा होगा, इसलिए वो कह रहे होंगे। राज ठाकरे इनका भी आरोप है कि जिस तरह से लाठीचार्ज किया उस पर PM मोदी, इनकी जिम्मेदारी है कि देश में एक देश के सामने आकर कहे। उस पर PM मोदी ने वीडियो भी बनाया कि माँ को गालियाँ दी, मुझे गालियाँ दी। उस पर राज ठाकरे इनका कहना है कि माँ सिर्फ आपको नहीं है, पूरे देश को है, आपके लोग भी ढंग से भाषा इस्तेमाल करें। नहीं तो राज ठाकरे की भाषा क्या होती है राज ठाकरे जाने, लेकिन दुनिया भी जानती है उनकी भाषा के बारे में। हम उनके लिए कुछ कहना नहीं चाहते। फिलहाल इतना ही है कि हमारी सरकार कभी अभद्रता, मर्यादाहीनता नहीं करती। जी, राम मंदिर जिस तरह से स्कैम हुआ है, उसका जो घोटाला है वो सामने आ रहा है, उस पर भी बहुत सारे विरोधक जो आक्रामक हुए, उस पर आपकी क्या राय है? वो लोग आक्रमणकारी हो, उनको हक नहीं बनता जिन्होंने ना तो कभी उस मंदिर के दर्शन किए आज तक जाकर, बने हुए 2 साल से ऊपर हो गया, और जिन लोगों ने सरयू का पानी लाल किया था गोलियों से, अयोध्या की गलियां रक्त रंजित की थी, उन लोगों को ये अधिकार नहीं है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि अगर किसी ने ऐसा दुष्कर्म किया, ये गलती की, तुरंत वो सब बिहाइंड द बार हुए। हमने कहा ना कि हमारे यहाँ अपराधी संरक्षित नहीं होता, दंडित होता है, और उनके यहाँ पर जो उनकी सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है उन लोगों का कि अधिकारी और अपराधी दंडित नहीं होते थे, संरक्षित होते थे। CM हाउस में बैठकर कई अपराधों के फैसले होते थे। जी, मुंबई में आप आए हैं। मुंबई में की जो बड़ा मंदिर है, सिद्धिविनायक मंदिर है, उस पर भी आरोप किए गए कल राज ठाकरे इनकी तरफ से। उसमें भी घोटाले हुए हैं। हर साल 18 करोड़ रुपए की उसमें चोरी होती है, ऐसे उनका कहना है। कैसे देखते हैं? अब मुंबई में आए हैं इसलिए उसके बारे में मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, और फिर मंदिरों के विषय में उंगलियां उठाना ठीक नहीं। मंदिर की व्यवस्थाएं होती हैं, वो चेक करें क्या गड़बड़ है क्या नहीं है। गड़बड़ हो तो ये लोग कभी किसी दरगाह के बारे में उंगली उठाते हैं? अभी एक पप्पू सांसद ने एक ड्रामा किया, गेरुआ वस्त्र पहन के, रुद्राक्ष की माला पहनकर, और क्या वो किसी हरे कपड़े पहनकर किसी मज़ार के बारे में ऐसा कर सकते हैं? इसलिए सेलेक्टिव विरोध नहीं माना जाता। जनता भी जानती है कि इनका विरोध सेलेक्टिव विरोध होता है। यूपी के चुनाव आए हैं नज़दीक, कैसे देखते हैं आगे आने वाले चुनाव के कैसे होंगे? हमारे पास मोदी हैं, योगी हैं, ऐसा नेतृत्व किसी के पास नहीं है। हमारे नेतृत्व के सामने घुटनों के बराबर नेतृत्व किसी दल पर नहीं है।
दूसरा, हमारे दोनों नेताओं की और सरकारों की उपलब्धियां अपार हैं, अगर गिनाना शुरू करें सुबह से शाम हो जाएगी। तीसरा, हमारे पास एक सबसे बड़ी पार्टी हम हैं ही, उस इतनी बड़ी टीम है कार्यकर्ताओं की जो कि उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाती है। तो इसलिए ये तीनों कॉम्बिनेशन जिसके पास हो उन्हें कोई हरा नहीं सकता। आने वाली यूपी सरकार में आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं आपकी? भैया मैं कार्यकर्ता हूँ, पार्टी मुझे जो कहेगी मैं वो काम करूँगा। पार्टी ने 2 बार मैं जीत के आया लगातार, उस समय मुझे विधायक बनाया, मैं विधायक के रूप में काम करा। तीसरी बार जीत के आया तो मंत्री बना दिया, तो मंत्री के रूप में काम करेंगे। हम लोग कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं। आखिरी सवाल, विद्यार्थी यूपी के हो या फिर पूरे देश के हो, उनसे आप क्या कहेंगे? जिस तरह से मामला है, जिस तरह से माहौल है, उसको उस पर क्या कहेंगे आप? विद्यार्थियों से यही कहेंगे कि एक तो संस्कार विहीन ना हो कभी। संस्कार, विवेकानंद जी ने कहा था, जब उनसे किसी ने पूछा कि आदमी के जीवन में संस्कार जरूरी है शिक्षा, तो उन्होंने कहा संस्कार युक्त शिक्षा जरूरी है, और संस्कार युक्त शिक्षा को ग्रहण करें, संस्कार विहीन ना बने और मर्यादा में रखें, अपनी आवाज़ बुलंद करें। अगर उनको लगता है कहीं अन्याय हो रहा है, आवाज़ बुलंद करें। हम भी विद्यार्थी परिषद से निकले हुए हैं, हमने भी कई बार आवाज़ बुलंद की है सरकार के खिलाफ या अन्याय के खिलाफ, लेकिन कभी हिंसात्मक नहीं हुए, कभी तोड़फोड़कारी नहीं हुए। ओके, धन्यवाद सर। सर, अखिलेश यादव इनकी तरफ से बैनर लगाए गए हैं, उनकी पत्नी जो है वो भी राजनीति में आ सकती है और इस समय यूपी में सत्ता परिवर्तन होगा। अखिलेश यादव सपना देखने के आदी हो चुके हैं कि सत्ता उन्हें सपने में भी दिखती है, और ऐसे बैनर लगाने के वो सपने में देखे होंगे, लगा दिए। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि वो ऐसे बैनर लगाते रहें और ताज़िंदगी ऐसे बैनर लगाते रहें और ऐसे सपने देखते रहें। किस तरह से माहौल लगता है यूपी के सरकार में, आने वाली सरकार में, जिस तरह से विरोधक बड़ी जो योजना है उनका क्या बोलते हैं प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह से नीट पेपर का मामला है उस पर भी विरोधक आक्रामक है, कैसे माहौल होगा, कैसे विरोधकों को आप डटे रहेंगे? देखिए, जनता जानती है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जिन लोगों ने पेपर लीक आउट होने का संगठित गिरोह था, जो दल, जो परिवार और जो परिवारवादी राजनीति करता है, वो विभाजनकारी जातियों की राजनीति करके अपने सत्ता को हासिल करना चाहता है, जनता समझ रही है। अभी कुछ दिनों पहले इन 2 लड़कों ने एक किताबिया हाथ में लेकर ये कहा था कि मोदी जी त्योहार आएंगे, संविधान बदल देंगे, मोदी जी त्योहार आएंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। मोदी जी त्योहार आ गए, संविधान नहीं बदला, आरक्षण नहीं समाप्त हुआ। जनता समझ रही है ये राजनीतिक ठग हैं, तो राजनीतिक ठगों के बातों में नहीं आने वाली। आखिरी सवाल, डिलिमिटेशन के बारे में फिलहाल चर्चा चल रही है। राहुल गांधी इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जगह बढ़ेगी पर तमिलनाडु जो स्टेट है वो नाराज होगा। शायद वो या तो खुद कंफ्यूज हैं या जनता को कंफ्यूजन में डालना चाहते हैं। जो भी डिलिमिटेशन में सीटें बढ़ रही हैं, प्रोपोर्शन से बढ़ रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, तो 80 की 120 हो रही हैं, और तमिलनाडु में 39 हैं, तो उनकी 39 की 60 हो रही हैं, तो बल्कि 1 सीट बढ़ रही है उनकी, प्रोपोर्शन से भी देखा जाए तो इस तरीके से किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए। ये राजनीतिक ठगे ऐसे ही गुमराह करते हैं।